जादुई नींबू का पेड़। सीमा, मैं नींबू लेने के लिए खेत में जा रहा हूँ। तुम बाकी का सारा सामान ठेली पर लगा दो। और हाँ, चंदू शिकंजी का मसाला बना रहा है, उसे भी डब्बे में भर देना। हाँ हाँ, 2 महीने से यही तो कर रही हूँ। आप जाओ, मैं सब तैयार कर दूंगी। गोपी अपने खेत में नींबू लेने के लिए जाता है। गोपी नाम का ये आदमी बाजार के बीच नींबू शिकंजी का ठेला लगाया करता था और उस ठेले पर लिखा था जादुई नींबू की जादुई शिकंजी। गोपी दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक ठेली लगाता था और उसी बीच उसकी सारी शिकंजी खत्म हो जाती थी। आखिर ऐसा क्या था उसकी जादुई नींबू की जादुई शिकंजी में जो वो लोगों को इतना पसंद आती थी। 3 महीने पहले गोपी समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ा करता था और उसे बेचकर अपना घर चलाया करता था। पिताजी, आज स्कूल की फीस जानी है। अपनी माँ से ले लेना, मैंने रात को ही उसे कुछ पैसे दिए थे। वो बाजार से सब्जी लेकर आती ही होगी। अभी मैं निकलता हूँ, बहुत देर हो रही है। ठीक है पिताजी। मुझे बड़ी और ज्यादा मछली पकड़ने के लिए समुद्र के बीच में जाना होगा, लेकिन क्या करूं, मेरी नाव भी बहुत पुरानी है। गोपी अपनी पुरानी नाव में समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता है और जाते जाते वो समुद्र में काफी आगे चला गया था। लगता है आज मौसम खराब होने वाला है। मुझे जल्दी से मछलियां पकड़ लेनी चाहिए। बड़ी और ज्यादा मछलियां मिलेगी तो कुछ दिन आराम से खर्चा चल सकेगा। बस इसी आस में गोपी समुद्र में काफी आगे आ गया था। गोपी अपना जाल बिछाकर मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन तभी तेज हवाएं चलने लगती है और समुद्र की लहरें भी बढ़ने लगती है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। गोपी अपनी नाव को किनारे की ओर ले जाने लगता है। हे भगवान, अभी किनारा तो बहुत दूर है। मुझे जल्द ही नाव को किनारे तक पहुंचाना होगा। तभी तेज हवाओं के साथ साथ तेज बारिश भी होने लगती है और गोपी अपनी नाव को किनारे की ओर बढ़ा रहा था। तभी एक तेज लहर आती है और गोपी की नाव पलट जाती है और पानी का तेज बहाव गोपी और उसकी पलटी हुई नाव को कहीं दूर ले जाता है। बहुत देर तक बारिश होती रहती है और तेज हवाएं भी चल रही थी। दूसरी तरफ गोपी की पत्नी सीमा भी अपने पति के लिए परेशान हो रही थी। हे भगवान, इनको गए हुए कितनी देर हो गई है, ये अभी तक नहीं आए। इधर गोपी को जब होश आता है तो वो खुद को एक नींबू के पेड़ की टहनियों में फंसा हुआ पाता है, जो कि समुद्र के किनारे पर था। हे भगवान, मैं कहाँ पहुंच गया हूँ और मेरी नाव। गोपी देखता है कि एक बहुत बड़ा नींबू का पेड़ समुद्र के किनारे था, जिसकी टहनियां समुद्र के पानी में आ रही थी और उन्हीं टहनियों की वजह से वो आगे नहीं बह पाया और उसकी नाव भी वहीं अटक गई थी। मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा। घर में सब परेशान हो रहे होंगे। गोपी अपनी नाव को सीधा करता है और उसमें बैठकर दूसरे किनारे पहुंचता है। गोपी अपनी नाव को किनारे में बांध रहा था। आज तो इस नींबू के पेड़ की वजह से बच गया। अगर वो नहीं होता ना तो पता नहीं मैं और मेरी नाव कहाँ पहुंच जाते। गोपी देखता है कि उसकी नाव में एक छोटा सा नींबू का पेड़ भी फंसा हुआ था। अरे, ये छोटा सा पेड़ नाव में। लगता है जब मैं नाव को सीधा कर रहा था तभी ये पेड़ उखड़ गया होगा। गोपी उस नींबू के पेड़ को अपने खेत में लगा देता है और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। भगवान अच्छे लोगों की मदद किसी न किसी रूप में आकर जरूर करते हैं जी। कुछ दिनों के बाद जब सीमा और गोपी अपने खेत में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो छोटा सा नींबू का पेड़ अब बहुत बड़ा हो गया था और उस पर बहुत सारे नींबू भी लगे हुए थे। अरे, क्या इस नींबू के पेड़ में नींबू भी आ गए?
इतनी जल्दी ये पेड़ कैसे बड़ा हो गया? ये किसी जादू से कम नहीं है जी। इतने थोड़े ही दिनों में ये छोटा सा पेड़ इतना बड़ा कैसे हो सकता है? और इस पर इतने सारे नींबू कैसे हो सकते हैं? कहीं ये जादुई नींबू तो नहीं है? लेकिन इतने सारे नींबुओं का हम क्या करेंगे? यहाँ इतनी गर्मी होती है, क्यों ना नींबू की शिकंजी बनाकर बेचें? बस तब से ही गोपी ने नींबू की शिकंजी बनाकर बेचना शुरू कर दिया। गोपी द्वारा बनाई गई नींबू की शिकंजी पूरे बाजार में मशहूर हो गई थी। गोपी सुबह सुबह खेत से ताजे नींबू तोड़कर लाता और उसकी पत्नी और बेटा शिकंजी का मसाला बनाते और गोपी सारा सामान ठेली पर रखकर बाजार जाता। दोपहर होते ही लोग गोपी की बनाई हुई जादुई नींबू की जादुई शिकंजी पीने के लिए टूट पड़ते थे और शाम होने से पहले ही गोपी का सारा सामान खत्म हो जाता था। उस जादुई नींबू के आने से गोपी बहुत खुश था और इससे इतने कम समय में अच्छे पैसे भी उसने जमा कर लिए थे, जिससे वो बाजार में एक दुकान ले लेता है। ये बात गोपी के पड़ोसी अशोक को बिल्कुल हजम नहीं होती। ये गोपी इस नींबू की शिकंजी को बेचकर कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रहा, इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। उसी रात अशोक गोपी के खेत में जाता है और उसके नींबू के पेड़ को काटने लगता है। अशोक जोर जोर से नींबू के तने को काट रहा था, लेकिन उस नींबू के पेड़ को एक छोटा सा भी कट नहीं लगता। अरे लगता है ये औजार काम नहीं कर रहा, घर से दूसरा औजार लेकर आता हूँ। अशोक अपने घर से दूसरा औजार और एक कुल्हाड़ी भी लाता है और गोपी के खेत की ओर चल पड़ता है। अब देखता हूँ गोपी कल अपनी ठेली पर जादुई नींबू की जादुई शिकंजी कैसे बेचता है। अशोक खेत में पहुंचता है और नींबू के पेड़ को फिर से काटने लगता है, लेकिन फिर भी वो पेड़ नहीं कटता। रात से सुबह होने वाली थी। अशोक कुल्हाड़ी से नींबू के पेड़ को काट रहा था, लेकिन उस पेड़ को कुछ नहीं होता और तभी अशोक वहीं गिर जाता है। सुबह जब गोपी अपने खेत में आता है तो वो देखता है कि अशोक अपनी कुल्हाड़ी और बाकी के औजार के साथ नींबू के पेड़ के नीचे सोया पड़ा था। अरे अशोक भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सुबह हो गई, मुझे क्या हो गया था? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या हुआ? आप इन औजारों के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं भाई मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। अशोक अपना सामान उठाता है और वहां से भाग जाता है। उसे सब समझ आ गया था कि वो नींबू का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक जादुई नींबू का पेड़ है। बहुत साल पुरानी बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, रमेश और राजू। राजू बहुत ही शांत और सुशील स्वभाव का था, लेकिन रमेश उतना ही कपटी और चालाक किस्म का था। राजू अपने भाई और भाभी के साथ रहता था। रमेश की पत्नी मीना भी उसी की तरह चालाक थी। वो राजू से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। बस पूरे दिन घर में बैठा रहा कर, दिन रात खाना खाने के बजाय खेत में अपने भाई के साथ मदद भी कर दिया कर कुछ। लेकिन भाभी, मैं तो अभी सारा खेत जोतने के बाद ही घर आया हूँ, आप फिर भी मेरे से ऐसे बोल रहे हो। ओहो, नवाब जादे के नखरे तो देखो, जैसे सारा काम यही करता हो। एक दिन चालाकी से मीना ने अपने सोने के कंगन राजू के कमरे में छुपा दिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अजी सुनते हो? अरे सुनो तो सही, जल्दी आओ जी, घर में चोरी हो गई है। मीना की आवाज सुनकर राजू और रमेश वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ मीना, तुम क्यों चिल्ला रही हो? अरे मेरे सोने के कंगन जो मैंने अलमारी में रखे थे ना, वो यहाँ से गायब हो गए हैं। क्या? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से तो देखा ना,
क्या पता तुमने सोने के कंगन कहीं और रखे हों। अरे नहीं नहीं, मैंने कहीं और नहीं रखे थे। आखिरी बार पहनने के बाद मैंने उन्हें खुद अपने हाथों से इस अलमारी में रखा था। हमारे सिवा तो इस कमरे में कोई भी आता नहीं है। मुझे तो ना इस राजू पर शक है। कैसी बातें कर रही हो भाभी, भला मैं आपके कंगन क्यों चुराऊंगा? तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। रमेश और मीना राजू के कमरे की तलाशी लेने लगते हैं और उन्हें वो सोने के कंगन राजू के कमरे में मिल जाते हैं। देखा देखा आपने, मैंने कहा था ना कि मेरे कंगन राजू नहीं चुराए होंगे। नहीं भैया, मैंने भाभी के कंगन नहीं चुराए। पता नहीं ये मेरे कमरे में कहां से आ गए। मुझे तो लगता है भाभी ने ही ये कंगन जानबूझकर मेरे कमरे में रखे होंगे। अरे देखो तो जरा, उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। अरे राजू, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी कि तू अपने ही घर में चोरी करेगा। मुझे सब समझ आ गया है। अब मैं इस घर में कभी लौट कर नहीं आऊंगा। इतना कहते ही राजू घर छोड़कर चला जाता है। राजू के जाने के बाद रमेश और मीना खुश हो जाते हैं। अरे वाह मीना, तुम्हारी कमाल की एक्टिंग की वजह से अब सारी जमीन हमारे नाम हो गई। अब ना रहा राजू और ना ही उसका जमीन पर हिस्सा। राजू बस निराश होकर चला जा रहा था। वो चलते चलते गांव से दूर एक जंगल में पहुंच जाता है। ये जंगल कितना घना है, दूर दूर तक कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा। रात भी होने वाली है। मुझे कोई जगह रुकने के लिए देखनी चाहिए। राजू उस जंगल में चला जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक रोशनी दिखाई देती है। जब राजू उस रोशनी के पास जाता है तो वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी एक घर के पास आग जलाकर बैठा हुआ था। राजू उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। बाबा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आज रात में यहाँ रुक सकता हूँ? सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बेटा, तुम जब चाहे यहाँ रह सकते हो, मगर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राजू उन बाबा को अपने बारे में सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि कैसे उसने अपना घर छोड़ दिया। बाबा, आपके पास कोई काम हो तो मुझे बता दो, मैं सब कुछ कर लूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर कभी भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। ठीक है बाबा, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं तो हमेशा ही दूसरों का अच्छा चाहता हूँ, कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। वो बूढ़े आदमी एक सिद्ध पुरुष थे। वो राजू को अपने बारे में बताते हैं। बेटा, मैं तो कल तक के लिए ही यहाँ पर हूँ। इसके बाद मैं तपस्या करने पहाड़ों पर चला जाऊंगा। तुम ये पालक के बीज ले लो। ये कोई आम बीज नहीं है। अगर तुम इसे जमीन में डालोगे तो तुरंत तुम्हारे सामने पालक की खेती चंद मिनटों में तैयार हो जाएगी और फसल निकालने के बाद भी ये बीज फिर से तुम्हारे सामने आ जाएंगे और फिर से इसका इस्तेमाल तुम कर सकते हो। अगर कभी तुम किसी भी मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, उसको याद रखना। राजू बूढ़े बाबा से वो बीज ले लेता है और वो बाबा राजू को एक मंत्र बताते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। आप मेरे बारे में इतना जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मुझ पर इतना विश्वास किया। मैं वादा करता हूँ मैं कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा और आपके सभी जानवरों की देखभाल करूंगा और मैं अपना पूरा जीवन यही रहकर बिताऊंगा बाबा। अगले दिन वो बूढ़े बाबा वहां से चले जाते हैं। राजू जब वो जादुई पालक के बीज जमीन में डालता है तभी उसकी आंखों के सामने तुरंत पालक की खेती तैयार हो जाती है।
जब राजू ने ऐसा होता देखा तो राजू को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों के सामने पालक की खेती तैयार हो गई। राजू फिर उन पालक को घोड़ा गाड़ी पर गांव के बाजार में बेचकर आता है। राजू जैसे ही खेत में जाकर वो जादुई पालक के बीज जमीन में डालता, बीज जमीन में डालते ही पालक की खेती तैयार हो जाती और जो कुछ पैसे राजू को मिलते वो उन पैसों से जानवरों के लिए खाना लाता और उनकी देखभाल करता। राजू रोज गरीब लोगों को मंदिर के बाहर खाना खिलाया करता था। एक दिन राजू गरीब लोगों को मंदिर के बाहर खाना खिला रहा था, तभी उसका भाई रमेश उसे देख लेता है। ये आदमी बहुत अच्छा इंसान है, ये रोज गरीब लोगों को खाना खिलाता है। साहब, आज के समय में ऐसे इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं। रमेश अपने छोटे भाई की तारीफ सुनता देख उससे जलने लगता है। अरे, इस राजू के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो रोज गरीब लोगों को खाना खिला रहा है। रमेश राजू पर नजर रखने लगा। वो रोज उसके पीछे पीछे जंगल पहुंच जाता और वो राजू को जादुई पालक के बीज डालते हुए खेतों में देख लेता है। रमेश अपनी आंखों से पालक की खेती चंद मिनटों में तैयार होता देख उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे अरे, ये क्या, ये तो चमत्कार हो गया। बीज डालते ही पालक की खेती तैयार भी हो गई। अब मुझे समझ आया कि इस राजू के पास इतने पैसे कहाँ से आए। अगर ये बीज मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा। रमेश को जादुई पालक के बीज को देखकर लालच आ जाता है। जब राजू गरीब लोगों को खाना खिलाने मंदिर जाता है तो रमेश चुपके से राजू के घर पर जादुई बीज चुराने चला जाता है। काफी देर घर में ढूंढने के बाद रमेश को वो जादुई पालक के बीज मिल जाते हैं। वो बीज एक डब्बे में बंद थे। जैसे ही रमेश वो डिब्बा खोलता है और उन बीज को हाथ लगाता है, तभी रमेश का पूरा शरीर पत्थर में बदल जाता है। अरे हे भगवान, अरे ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं पत्थर में कैसे बदल गया? अरे कोई मेरी मदद करो। कुछ देर के बाद राजू वहां आता है। अरे राजू, मेरी मदद करो। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा से जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करूंगा। इससे अच्छा तो मैं पहले ही था। रमेश ने राजू के साथ काफी बुरा किया था, मगर फिर भी राजू सारी बातें भुलाकर रमेश की मदद करता है और बाबा के बताए हुए मंत्र से राजू रमेश को ठीक कर देता है। रमेश ठीक होते ही राजू से माफी मांगता है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो इंसान किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है, और जो इंसान किसी के साथ अच्छा करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है।